ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपकी एज 60 है तो आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 160 होना चाहिए। 40 to 45% ऑफ स्ट्रोक्स कैन बी सेव्ड बाय जस्ट मैनेजिंग ब्लड प्रेशर। स्ट्रोक के दो तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। बेसिकली मैं ये कहूँगा स्ट्रोक इज ए लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। नमस्कार, फिट रहे इंडिया के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इंसानी शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा जिसे लेकर मेडिकल साइंस अभी तक रिसर्च कर रही है, बहुत से सवाल अनसुलझे हैं, वो है इंसानी दिमाग। सबसे मुश्किल फील्ड मेडिसिन में अगर कोई मानी जाती है तो न्यूरो साइंसेस को माना जाता है और बेहतरीन डॉक्टर्स भी आपको इसी फील्ड में ज़रूर मिलेंगे। हमारे साथ आज ऐसे ही एक बेहतरीन डॉक्टर हैं जो कि न्यूरो फिजिशियन हैं, डॉक्टर PN रंजन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतनी मुश्किल पढ़ाई जो आपने की वो कैसे की, क्योंकि अच्छों को न्यूरोलॉजी तभी मिलती है जब नंबर्स बहुत अच्छे आए हों। देखिए, ऐसी बात है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि जब समय मैंने न्यूरोलॉजी ज्वाइन करी तो कोई न्यूरोलॉजी ज्वाइन करना नहीं चाहता था, बिकॉज सबकी फीलिंग ये थी कि न्यूरोलॉजी में कोई इलाज नहीं है। जब मुझे एडमिशन मिली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में, आप निमहांस से पढ़े हैं? निमहांस से पढ़ा हूँ मैं, DM न्यूरोलॉजी में। तो मैंने अपने मम्मी डैडी से जाके कहा कि मुझे DM मिल गई है और मैं जाऊँगा। तो फर्स्ट रिएक्शन मेरे फादर का, मेरे मदर का था, ये क्या बीमारी चूज़ कर रहा है, इसमें तो कुछ इलाज ही नहीं है। मेरे फादर ने मुझे 2-3 डॉक्टरों से मिलाया, उन्होंने भी मुझे यही कहा, क्या है न्यूरोलॉजी में, आधी बीमारी का कुछ इलाज नहीं है। पर मैंने कहा कुछ भी है, मुझे न्यूरोलॉजी से कुछ पैशन है और मैं अगर पढ़ूंगा तो न्यूरोलॉजी ही करूंगा। अगेंस्ट प्रैक्टिकली द विशेस ऑफ माई पेरेंट्स मैं ट्रेन पकड़ के बेंगलोर पहुंच गया। क्यों बनना चाहते थे आप दिमाग के डॉक्टर? देखिए, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करूंगा जिन्होंने मुझे न्यूरोलॉजी में ट्रेन किया या घुसाया। वो थी प्रोफेसर गौरी देवी, जो निमहांस की डायरेक्टर वाइस चांसलर थी। उस समय वो सफदरजंग हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट थी। तो मैंने एज अ हाउस सर्जन जूनियर रेजिडेंट न्यूरोलॉजी में ज्वाइन किया। ये कब की बात होगी? ये बात है एग्जैक्टली 1976-77 की। पैदा नहीं हुए थे हम। तो फिर इतना मुझे इंटरेस्ट आ गया, उन्होंने हमें इतना पढ़ाया और इतना इनकरेज किया कि मैं बिल्कुल सोचा मैं न्यूरोलॉजिस्ट ही बनूंगा। और मैं सच्ची कहूँ तो मुझे उसी समय से न्यूरोलॉजी से प्यार हो गया। अच्छा, वो प्यार आज तक बरकरार है? आज तक बरकरार है। और मैं तो यही कहूँगा जो न्यूरोलॉजी करता है उसको इसके लिए प्यार बरकरार होना चाहिए। अदरवाइज आपको ये फीलिंग करना मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे मैं कहूँगा लास्ट 20-30 ईयर्स में सब्सटेंशियल things have been done in neurology. We've got treatment of large number of diseases. So it's very nice. It's a very satisfying feeling when I joined neurology to what I am today. जब आपने शुरू किया था, जैसे आपने कहा बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी नहीं होता था, ऐसी कौन सी बीमारियां थी जिनमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए और आज वो बड़े आसानी से उनका इलाज हो पा रहा है? देखिए, एक बीमारी जिसमें बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज आया है इज स्ट्रोक। स्ट्रोक जिसे हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहते हैं लकवा, वैसे हम कहते हैं सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। आई मीन हमारे को ये सिखाया गया था, ये सुनते थे, किसी को लकवा हो गया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म। अ नेगेटिव अप्रोच, निहिलिस्टिक अप्रोच। तो मैंने उसी समय सोचा था कि मैं इस नेगेटिव अप्रोच को पॉजिटिव अप्रोच पे कन्वर्ट करूंगा। आज भी लोग यही मानते हैं, लकवा हो गया तो फिर अब नहीं, ऐसे आप तो देखिए टोटल कॉन्सेप्ट बदल गया। अगर मैं ये कहूँगा 70 to 80% ऑफ स्ट्रोक्स आर ट्रीटेबल एंड प्रिवेंटेबल। इससे अच्छा स्टैटिस्टिक्स मैं नहीं दे सकूँगा। अगर आप हमारा जल्दी आते हैं हम क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लेट आते हैं हम क्लॉट को निकाल सकते हैं, और लेट आते हैं हमारे पास और दवाइयाँ हैं। सो स्ट्रोक इज एन इमरजेंसी, ब्रेन इज टाइम,
जितनी जल्दी आप हमारे पास आओगे उतना अच्छा आप इलाज कर सकेंगे। दूसरा सेट ऑफ डिजीजेज जहाँ बड़ी रेवोल्यूशन हुई है इज इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल, हमारी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस तो लेफ्ट साइड एंड सेंटर होता था। अब नाउ वी हैव अ फुल ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। वी हैव सच एक्सीलेंट एंटीबायोटिक्स where we can treat. We have good viral drugs. So this is also a revolution which has happened in neurology. आपने स्ट्रोक की बात की, जिसे आसान भाषा में लोग लकवा कहते हैं। क्लॉट्स पर हम आए उससे पहले हम लोगों को ये समझाना चाहें आसान भाषा में कि स्ट्रोक दरअसल क्या होता है और किन लोगों को उसका खतरा ज़्यादा है। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रोक बिल्कुल लोगों को उसकी अवेयरनेस बहुत पुअर है। जिसको स्ट्रोक होता है काफ़ी टाइम मुझे फ़ोन आती है, जी हमको स्ट्रोक हो गया, हम एक हार्ट हॉस्पिटल में पड़े हैं, वहाँ पे ये भी हो गया जी, हमारा एंजियोग्राम भी हो गया। स्ट्रोक का पेशेंट? हाँ, स्ट्रोक का पेशेंट। उसके बाद अब रियलाइज़ करते हो कि इनको स्ट्रोक हो गया है। तो पहली बात तो ये है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने पर्सनली इंटरेस्ट लिया है, टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ स्ट्रोक। हमारे कंट्री में बहुत ही पुअर इंफॉर्मेशन है स्ट्रोक के बारे में। और आप जानते हैं, जैसे देयर इज सो मच ऑफ रूरल अर्बन डिवाइड एंड मोस्ट ऑफ द इंडिया 65-70% स्टेज इन द रूरल एरिया। अब आपको स्ट्रोक हो, आप क्या करो? आपको स्ट्रोक हो, आपको ज़्यादा स्ट्रोक कब होगा? अगर आपकी एज 65 से ज़्यादा है, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप स्मोकर हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है। बेसिकली मैं ये कहूँगा, स्ट्रोक इज़ ए लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। जब मैं लोगों को ये बोलता हूँ, डॉक्टर साहब कह देते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड। क्या मतलब लाइफस्टाइल? मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, अच्छी डाइट खाओगे, एंटीऑक्सीडेंट्स लोगे, स्ट्रेस कम करोगे, यू डेफिनेटली कैन सेव अ स्ट्रोक फ्रॉम हैपनिंग। होता क्या है स्ट्रोक में? देखिए, स्ट्रोक इज अ वैस्कुलर इवेंट। वैस्कुलर मतलब दो तरह का स्ट्रोक होता है। पहला, जिसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें क्लॉट बना, उसने एक आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। जैसे मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, एक नाली है, उस पर आपने पत्थर डाल दिया तो उसके आगे पानी नहीं गया। सेम वे आपने ब्रेन की आर्टरी में एक क्लॉट गया, उस एरिया जो वो क्लॉट सप्लाई करती है वो ब्लड सप्लाई नहीं गई, तो वो एरिया डेड हो गया। उसको हम कहते हैं इन्फार्क्शन। दूसरा स्ट्रोक होता है हेमरेज, जिसको हम कहते हैं इंट्रा ब्रेन हेमरेज। इंट्रा ब्रेन हेमरेज 80% पेशेंट्स में इज रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। तो दैट इज वाई द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल is the first most important thing to control the incidence of stroke in our country. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको क्या होता है, किस तरह का खतरा हो सकता है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि there are two things. एक, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी मतलब आपको कोई स्ट्रोक नहीं हुआ, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, बट आप चाहते हो मैं अपना ब्लड प्रेशर करूँ। 40 to 45% of strokes can be saved by just managing blood pressure. Interestingly, which will be very interesting, 10 millimeter diastolic ऊपर का blood pressure, 5 millimeter by नीचे का blood pressure raises the stroke incidence by 30 to 40%. So पहली बात ये है, हमने एक छोटी सी स्टडी करी थी ये जानने के लिए एट रैंडम ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने 3 ग्रुप्स बनाए। एक, जिसको पता है मेरे को ब्लड प्रेशर है पर ट्रीट नहीं करता। दूसरा ग्रुप, जिसको पता है मेरे को ब्लड प्रेशर है, ट्रीट करता है। तीसरा ग्रुप, उसको पता है पर वो निग्लेक्ट करना चाहता है। दिस इज द मोस्ट हार्मलेस ग्रुप। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ये एक कॉन्सेप्ट था, एज plus 100 is your upper blood pressure. Absolutely nonsense. तो सर, क्या उम्र का ब्लड प्रेशर का भी कोई फॉर्मूला लोग अपनाते हैं? ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपकी एज 60 है
तो आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 160 होना चाहिए। ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है। कुछ लोग मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं और मानने को तैयार भी नहीं है फिर हमारी बात। पर मैं ये कहूँगा कि क्या ब्लड प्रेशर है, जो भी आपकी एज हो, 130/80 बाय ऑल स्टैंडर्ड्स इज द आइडियल ब्लड प्रेशर फॉर एनी एज। और उसके साथ अगर आपको किडनी डिजीज या कुछ और हो तो आपका ब्लड प्रेशर और कम होना चाहिए 120/80। मैं किसी मरीज को बोलता हूँ ये आपका ब्लड प्रेशर 140/80 हाई है, तो सब ये तो नॉर्मल होता है। तो पेशेंट को कन्विंस करना ही कि ब्लड प्रेशर को टारगेट करो, यू विल सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ हार्ट अटैक एंड अ ब्रेन अटैक। ब्रेन, जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर का जो मरीज है उसको स्ट्रोक का चांस ज़्यादा है जी, क्या रिश्ता है, क्या होता है बीपी के मरीज के साथ? देखिए बीपी की वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक, या तो आपकी नाड़ी फट जाती है जिसको हम कहते हैं हेमरेज इन द ब्रेन। दूसरी, अगर आपका कंसिस्टेंटली बीपी बढ़ता चला जाएगा तो जो आपकी आर्टरी है उसमें एजिंग प्रोसेस इंक्रीज करता चला जाएगा, जिसको अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं एथरोस्क्लेरोसिस, थिकनेस ऑफ द आर्टरी। अगर आपकी थिकनेस ऑफ द आर्टरीज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्लॉट ज़्यादा बनेंगे। मतलब जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो ब्रेन में जाके आर्टरीज में सूजन कर रहा है। सूजन कर रहा है इन अ वे। देखिए आर्टरीज की एक लेयर है, आर्टरीज में एक लेयर है जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। अगर ब्लड प्रेशर राइज कर रहा है तो इस एंडोथीलियल को आप डैमेज कर रहे हो और वहाँ पे छोटे 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 क्लॉट बन जाती है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, वो क्लॉट डिसलॉज हो गया, ब्रेन में चला गया। ओके, तो बीपी के पेशेंट को ज़्यादा ध्यान बहुत ज़्यादा, जितना हम स्ट्रेस करें, जैसे मैं हर समय यही भाषण देता हूँ कि भाई स्ट्रोक के दो तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल ये है आपके कंट्रोल में है। वो क्या? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, लिपिड्स कंट्रोल करिए, ड्रिंक मत करिए, स्मोक मत करिए, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करिए, अच्छी स्टेबल डाइट खाइए, यू कैन कंट्रोल द स्ट्रोक। नॉन मॉडिफाइबल तो ये, और नॉन मॉडिफाइबल हुए एज, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट एज, सेक्स और सर्टन एथनिक ग्रुप्स विच यू कांट डू अबाउट। क्या महिलाओं और पुरुषों में भी अलग अलग इंसिडेंट? यस, महिलाओं का ये है कि स्ट्रोक्स आर मोर इन फीमेल्स टिल द एज ऑफ 55. After 55 and 65, males take over. अच्छा, Yeah. महिलाएं अपनी टेंशन बुढ़ापे में पुरुषों को दे देती हैं। अच्छी बात है। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि क्लॉट है तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं और अलग अलग चरण होते हैं, तो स्ट्रोक का मतलब ये नहीं है कि एक बार स्ट्रोक हुआ तो फिर वो लाइलाज है, जानलेवा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आप टाइम पे आते हैं, जैसे मैंने कहा, मैं 70% 75% पेशेंट्स को हेल्प कर सकता हूँ। और सेकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। अगर आपको स्ट्रोक हो गया तो आपको 10% प्लस ईयर ज़्यादा चांस है स्ट्रोक होने का। तो आई विल टेल यू हाउ टू प्रिवेंट अनदर स्ट्रोक। क्या करना? पर लोग वो भी नहीं मानते। उसमें भी वही है, ब्लड प्रेशर, मेंटेन डायबिटीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ड्रग्स लीजिए, जैसे एस्पिरिन, सिंपल सी ड्रग है जो क्लॉट नहीं बनने देती। और एक नई क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, उनको हम कहते हैं स्टैटिन्स। जो हार्ट के लिए है वही वही है, वही एक्चुअली वही चीज़ है, एब्सोल्युटली वही। वो भी स्टैटिन यूज करते हैं, हम भी स्टैटिन, बस फ़र्क ये है द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, सेरेब्रल स्ट्रोक, इज लाइफ लॉन्ग। यू हैव टू टेक द ड्रग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, विच लोग समझने को तैयार नहीं है। या अगर मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, मेरा ये ठीक है, तो मैं दवाई क्यों खाऊं? राइट। जिन लोगों को स्ट्रोक होने वाला है या जो खतरे पर हैं, कुछ पहले सिम्टम्स हैं जिन्हें पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। इन सिम्टम्स को, जैसे आप कहते हो इंजाइना ऑफ द हार्ट, मैं कहता हूँ इंजाइना ऑफ द ब्रेन, लोगों के दिमाग में घुसाने के लिए कि देयर इज अ इंजाइना ऑफ द ब्रेन, जिसको हम कहते हैं माइनर स्ट्रोक्स, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स। ट्रांजिएंट मीन्स थोड़े पीरियड के लिए, इस्केमिक मीन्स क्लॉट टू द ब्रेन, अटैक इज एन अटैक। और 40% ऑफ पेशेंट्स
give you signs by these transient ischemic attacks. What are the features? छोटी चीज है. We have fast, FAST. Your face gets deviated to one side. In half an hour it improve. आप छोड़ देते हो. A, your arm is falling down. You have a little weakness, which may improve 1 to 2 hours. Your speech gets slurred. आप आधा घंटे में ठीक होते हैं. You don't bother. But these are the symptoms which should take you to the hospital immediately. फास्ट में आपने क्या क्या बताया? FAS. The whole thing is be fast. B का मतलब बैलेंस. E का मतलब आपके आई के साइज, डबल विजन. F का मतलब फेस gets deviated to one side. A का मतलब your arm slumps down. S का मतलब speech is slurred and T is time. So if you have these symptoms, run to the hospital. But what happens is, आपको ये सिम्टम हुए, आपने थोड़ा घर में छाड़ा करे, कुछ नहीं है, मैं ऐसे सो गया था, मैं वैसे सो गया था और मैं ठीक हूँ. ऐसा भी होता है कि कुछ देर के लिए सिम्टम हुए और फिर ठीक हो गए? मैडम, TIA में होता ही ये है, जिसको हम ट्रांजिट इस्केमिक अटैक कहते हैं. वो हाफ एन आवर से 1 आवर से 1.5 से लास्ट कर सकता है. यूजुअली नो ट्रांजिट इस्केमिक अटैक्स लास्ट फॉर मोर देन 1 घंटा. तो 1 घंटे में अगर आप घर पे हो, आप हाथ झगड़ते हो, आप थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हो या आप थोड़ी सी चाय पी लेते हो, कुछ बात नहीं, जनरल वीकनेस है, आप हाथ झड़कते हो, आप ठीक हो जाते हो, आप कहते मैं ठीक हो गया. उसके बाद भी अगर हॉस्पिटल आ जाए इंसान तो भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. पहली बात, ये TIA हुआ क्यों, मैं आपको देखूंगा कि भाई TIA कहाँ से हुआ, ये क्लॉट कहाँ से बना. मैं देखूंगा क्लॉट हार्ट से बना या क्लॉट गर्दन की नाड़ियों से बना, जिसको हम कहते हैं कैरोटिड वेसल. अगर गर्दन की नाड़ियों से बना, इज इट मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट. तो मैं इमीडिएटली आपको वही दवाइयाँ, एस्प्रिन, स्टैटिन शुरू कर दूंगा. एंड इफ आई गिव स्टैटिन एंड एस्प्रिन, अगर आपको एक टी हुआ है, 30-40% चांस यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रोक बाय जस्ट टेकिंग 2 टैबलेट्स इन अ डे. तो ये जो आपने सिम्टम्स डॉक्टर साहब बताए हैं, ये तो तब हैं जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर आ गया, आपको एक स्ट्रोक का एक ऑलमोस्ट झटका लग गया. उससे पहले भी कुछ सिम्टम्स हैं क्या कि हमें खतरा हो सकता है? देखिए, खतरा तो सबसे बड़ा यही है, एज फैक्टर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन. और मैं तो ये कहूँगा, किसी को कोई ऐसा सिम्टम हो जो पहले कभी ना हुआ हो और वो 1 बार या 2 बार से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा हो, तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. ओके. अब एक ऐसी चीज़ पर आते हैं जिसे आमतौर पर लोग बीमारी समझते नहीं हैं, वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस का दिमाग की बीमारियों से या स्ट्रोक से ही अगर जोड़ें तो कितना कनेक्शन है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा वेहेमेंटली कि स्ट्रेस का बहुत कनेक्शन है. और वॉट एवर बी द कॉज ऑफ द स्ट्रेस, फर्स्ट, डिप्रेशन, stress has been associated with higher chances of stroke. There is no doubt about that. मतलब स्ट्रेस से स्ट्रोक हो सकता है? स्ट्रेस से स्ट्रोक हो जाता है. देखिए, अगर आप स्ट्रेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं. अगर आप एंग्शियस या ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, आप अपनी आर्टरीज पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रोक होने का चांस होगा. और दूसरा, मैं ये भी स्ट्रेस करना चाहूँगा कि स्ट्रेस का बहुत रिलेशनशिप है डिमेंशिया से या मेमोरी लॉस से. देखिए, ऐसा है, हर एक पेशेंट को डिमेंशिया नहीं हो सकता. डिमेंशिया के पहले एक और स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. तो अगर आपको बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो, यू मे नॉट हैव अ फ्रैंक डिमेंशिया. डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी फंक्शन और कॉग्निटिव फंक्शन, भूलने लगते हैं. और MCI में क्या होता है? इट ओनली अफेक्ट्स योर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. इट मे नॉट बी अ फ्रैंक मेमोरी लॉस. Okay. So it is very easy to distinguish, and you should distinguish, because आप पेशेंट को MCI के स्टेज पे रोक सकते हैं. There are lot of things which you can do to treat and prevent the dementias. ओके. और वो स्ट्रेस उसको ट्रिगर करता है? बिल्कुल ट्रिगर करता है. और डिप्रेशन भी ट्रिगर डिप्रेशन भी ट्रिगर करता है.
और देखिए कई बारी आपको लगे कि आपको डिप्रेशन है, दैट इज डिमेंशिया। और जिसको हम कहते हैं सूडो डिप्रेशन, सूडो डिमेंशिया, दैट मीन्स डिमेंशिया इज प्रेजेंटिंग लाइक डिप्रेशन। अच्छा, ऐसा ऐसा भी होता है कि असल में आपको असल में डिमेंशिया आपको है। डिमेंशिया है, पर आप डिप्रेशन 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 आप चले जा रहे हैं, एंटी डिप्रेशन खाए जा रहे हैं, लेथार्जिक हुए चले जा रहे हैं, बट यू आर मिसिंग अ फ्रैंक डिमेंशिया। ये कैसे लेकिन पहचाना जाएगा? देखिए ऐसा है कि कई बार पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करने से आपको पता लग जाएगा, नहीं तो कई बार आप साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हो ये देखने के लिए कि अर्ली एविडेंस ऑफ मेमोरी लॉस है कि नहीं है। किस तरह के अर्ली एविडेंस हो सकते हैं मेमोरी लॉस? देखिए अर्ली एविडेंस ये है, छोटी छोटी चीज़ें घर में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। देखिए उसके फैमिली का है, ये पहले बड़े अच्छे स्वभाव के थे, अब ये सारा दिन गुस्सा करते रहती है। चेंज इन द पर्सनैलिटी इज अ फीचर विच यू सजेस्ट देयर समथिंग हैपनिंग। 2, sleep disturbances. It has been shown very clearly that people who have extra sleep or no sleep, they develop MCI depression faster. यानी अगर So, बहुत सो रहे हैं बहुत तो सो भी, रहे हैं, नहीं सो रहे हैं तो so sleep is a very important feature. The sleep pattern which also suggests you छोटी सी चीज़ें लाइक टेलीफोन नंबर भूल जाना, सुबह क्या खाया है, कोई घर में आया उसको रिकग्नाइज नहीं किया, 5 मिनट किया, बोला ये पर्सन। सो दीज आर थिंग्स विच फैमिलीज कम्स एंड टेल यू कि मेरे पेशेंट को, मेरे फादर को या मदर को ये चेंजेस हो रहे हैं पर्सनैलिटी में जो पहले नहीं थे। ओके, और कोई सिम्टम्स हैं जो लोग आपको सुन रहे हो कि वो पहचान पाएं कि ये डिमेंशिया के सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर हिज यूरिन। देखिए if a person who's absolutely normal, looks after his activities of daily living, and one fine morning he says that he is incontinent but the urine couple of passes, it should suggest you there is an underlying brain disease. ओके, ब्रेन जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत कॉम्प्लेक्स एक हिस्सा है शरीर का। यहाँ हम देख रहे हैं सर एक मॉडल है, ये ऐसा माना जाता है थिंकिंग ब्रेन अलग होता है, फंक्शनल अलग, लॉजिकल अलग, इमोशनल अलग। अगर आप लोगों को समझा पाएँ कि कौन सा हिस्सा कौन सा काम करता देखिए है? ऐसा है कि ब्रेन के वेरियस लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो ये जो हम अभी यहाँ देख देख रहे हैं, देखिए जो सबसे आगे होता है वो होता है फ्रंटल लोब, जो यहाँ दिख सामने जो आगे ये फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब is involved in our behavior, loss of contact with your behavior, loss of judgment is coming from the frontal lobe. अच्छा, मतलब अगर आप जजमेंट भूल गए, आप जज नहीं कर सक रहे, wrong with your behavior, then it is this is the frontal lobe. ओके, और ब्रेन में ऐसा है, there is a right hemisphere, there is a left hemisphere. इसमें जैसे हम देख रहे हैं यही राइट राइट हेमिस्फीयर, तो राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स में लेफ्ट इज द डोमिनेंट हेमिस्फीयर ओके। एंड लेफ्ट में राइट इज द डोमिनेंट हेमिस्फीयर। तो कोई इंसान जो राइट साइड से लिखता है, राइट हैंड से, लेफ्ट से, उसकी वजह, उसका रीज़न यही हो सकता है कि कौन सा हेमिस्फीयर आपका ज़्यादा? देखिए राइट हैंडर्स में 100% द डोमिनेंट हेमिस्फीयर इज लेफ्ट। बाय डोमिनेंट वी मीन योर स्पीच सेंटर इज ऑन द लेफ्ट, स्पीच सेंटर इज on the left. But left-handers में भी ये होता है, the speech center is also on the left, only in 10% it is on the right. अच्छा, हाँ, that's what it is. ओके। तो इसमें इमोशनल ब्रेन किसको कहा जाता है? देखिए इमोशनल ब्रेन जो होता है वो नीचे का ब्रेन होता है जो इसके अंदर है। These are called the temporal lobes. ओके, Temporal lobes are emotion, memory, our behavior is controlled by the temporal lobes. ओके, That is why temporal lobe जब आपको डिमेंशिया होता है तो सबसे जल्दी इन्वॉल्वमेंट टेम्पोरल लोब्स की होती है। ओके। ये हमारे लिए तो पता नहीं कितने काम का है डॉक्टर्स के लिए, लेकिन ज़रूर ये होता होगा कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा अफेक्ट हुआ होगा, तब क्या हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए आप एक पेशेंट को ट्रीट करना शुरू करते हैं, यू हैव द सिम्टम्स एंड साइंस विद यू,
you definitely like to localize where is my lesion. Is it right hemisphere? Is it left hemisphere? If it's parietal, is frontal, is occipital, is visual. Occipital area जो पीछे है, ये area, this is the occipital area. ये हमारे vision होती है. यहाँ विजन विजन पीछे visual cortex is here. That's the visual cortex. The visual cortex से nerve जाती है जाके आगे जाके यहाँ से निकल के जाके आगे आई को सप्लाई करती है. इसीलिए कभी कभी दिमाग की चोट की वजह से विजन इफेक्ट होती है. बिल्कुल. देखिए विजन का सेंटर तो विजुअल कॉर्टेक्स तो यही है. अगर आपको कोई स्ट्रोक भी हो जिसने विजुअल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर लिया, आपकी विजन चली जाएगी. ओके. इट इज नॉट ओनली दैट विजन आपकी जाएगी बिकॉज ऑफ ऑप्टिक नर्व, जो हमारी नर्व की विजन है, नर्व है, पर इससे भी आपकी विजन चली जाएगी. इससे भी चली चले जाएगी. बिल्कुल चाहे जाएगी. आपकी आंखें ठीक हों. बिल्कुल आंखें ठीक है, तभी तो हमारे पास पीछे रहता है. दैट इज वाई कम्स बैक टू अस. आई सर्जन के पास वो कहता जी आई तो आपको बिल्कुल ठीक है, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए. हम एमआर करते हैं तो उसको यहाँ पे क्लॉट पड़े होती है. तो क्या ये जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ लगा और विजन चली, क्या ये करेक्ट हो सकता है? देखिए फ्रैंकली जो विजुअल कॉर्टेक्स में होती है उसकी रिवर्सिबिलिटी बड़ी पुअर होती है. दे यूजली डोंट. यानी chances कम है. एक्चुअली चांसेस कम होती है. एक्चुअली दैट इज एक विजन का प्रॉब्लम जो ऑक्सीपिटल लोब होती है, उसमें क्लासिकली द पेशेंट डिनाइज विजन लॉस. सीधे मुझे विजन लॉस है ही नहीं, बट एक्चुअली ही इज ब्लाइंड. ऐसा भी हो सकता हाँ, है. या होता है. क्या उसको दिख रहा होता है? नहीं, ही फील्स में दिख रहा है, बट ही इज नॉट अवेयर दैट हिज विजन इज गॉन. दैट्स कॉल्ड सिंड्रोम होता है, एंटॉन सिंड्रोम करके. ये जो हम खोल पा रहे हैं सर, इसके अंदर भी कुछ हिस्से दिख रहे हैं, ये भी कुछ. देखिए दिस आर द डीपर एरियाज ऑफ द ब्रेन. देखिए ब्रेन ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है. फंक्शन ऑफ द अपर पार्ट इज द फ्रंटल लोब और लोअर पार्ट इज कॉल्ड द टेम्पोरल लोब. उनका फंक्शन इनसे अलग है और उनके सिम्टम्स इनसे अलग है. उनका क्या काम है? देखिए अगर आपको, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आपको एक स्ट्रोक हुआ हो जो फ्रंटोपैराइटल में हुआ हो, तो आपको प्रेडोमिनेंटली क्या होगा? लकवा हो जाएगा, स्पीच चली जाएगी, आपको चलने में तकलीफ होगी. अगर आपको ब्रेन का लोअर पार्ट में होगा तो आपको क्या होगा? चक्कर आएगा. वर्टिगो जिसको आप कहते हैं, वर्टिगो इज अ सिम्टम ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन. वर्टिगो, डबल विजन, शराबी की तरह चलना, आई साइन, दे आर ऑल सिम्टम्स ऑफ लोअर ब्रेन. इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि यहाँ चोट नहीं लगनी चाहिए, मारना That's why नहीं they say. चाहिए. That is why they say. Because that is a very dangerous area. हमारा the conscious level, हमारा respiratory centers are all in the lower part of the brain. पर ये कहना मुश्किल है कि आगे वाला कम इम्पोर्टेंट है. नहीं, इम्पोर्टेंट दोनों ही है, इक्वली इम्पोर्टेंट. देखिए उसका भी इम्पोर्टेंट है, बट यूजली जैसे स्ट्रोक्स जो पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं, दे आर यूजली मोर ग्रेवर देन वो जो आगे वाले पार्ट में होते हैं. ओके. एक बार अगर स्ट्रोक हो गया, जैसे आपने कहा कुछ को लॉस ऑफ स्पीच है, कुछ को चलने में दिक्कत है, क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल. आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है फिजियोथेरेपी में, कोऑग्निटिव थेरेपी में, स्पीच थेरेपी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में. तो एक पेशेंट को स्ट्रोक हो, ही शुड हैव ऑल दीज थेरेपीज एंड दे मेक अ रीजनेबली गुड रिकवरी. कितने कितने परसेंट चांस होते हैं? देखिए वेरी गुड क्वेश्चन. दैट वो डिपेंड्स अपॉन कितना बड़ा क्लॉट है, कितनी बड़ी हेमरेज है और कहाँ पे है. लार्जर द इन्फॉक्शन, लार्जर द हेमरेज, पुअरर इज द रिकवरी. खराब नींद कितनी जिम्मेदार है ब्रेन को डिसरप्ट करने के लिए? देखिए खराब नींद ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसका मतलब है कि पेशेंट नींद में खूब गुर्राटे भरता है. ही स्लोअर्स लाइक एनीथिंग दैट इट डिस्टर्ब द एंटायर फैमिली. वो स्लोअर करता है और उसकी ब्रीदिंग बंद हो जाती है. इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. सारे खराटे उसी कैटेगरी में? नहीं, सारे नहीं आते. देखिए खुराटे कैन बी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कॉज, लोकल कॉज भी हो सकता है, बट OSA is a very common causes in diabetics, elderlies, obese, and this is
It predisposes you to a stroke and dementia. Stroke is higher in people who have sleep disturbances. ओके, तो सर एक स्ट्रेस के फैक्टर को अगर लोग कम करें तो कितना अपने ब्रेन की हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं? मेरे ख्याल देखिए, अगर आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आप लार्ज एक्सटेंट अपने ब्रेन को और हार्ट को लुक आफ्टर कर सकती हैं. अगर आप मेरे से पूछिए परसेंटेज वाई, आई वुड से एटलीस्ट 30 to 40%, बिकॉज आई थिंक लाइफ मॉड्यूलेशन, lifestyle modifying factors definitely play a very important role in preventing heart disease and brain disease. ओके, आखिरी सवाल, किस तरह के सिम्टम्स होने पर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता हूँ. इस महीने में 4-5 तो कर ही चुका हूँ. मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर आपकी एज 60-65 है, आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, आपको कोई ऐसा सिम्टम हो जो पहले नहीं हुआ, जो रिपीट कर रहा है, आप प्लीज़ न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए. वी कैन प्रिवेंट अ स्ट्रोक. स्ट्रोक not only causes death, but most important is the disability. पेशेंट को व्हील चेयर पे ले जाएगा. एक हार्ट पेशेंट व्हील चेयर पे नहीं आएगा, पर अगर आपने स्ट्रोक को मैनेज नहीं किया तो आप व्हील चेयर पे आ जाओगे, विच वुड बी द एंड ऑफ लाइफ फॉर दैट पेशेंट. यू नो, बिकॉज आजकल आप सबको पता ही है, फैमिलीज आर बिकमिंग मोर न्यूक्लियर देन जॉइंट. You know, people to look after, it becomes a big problem for them. So that is why I say, let's prevent stroke. Let's all go out to prevent stroke and treat stroke. दिमाग की बीमारियां जो हैं वो जान तो लेती हैं, लेकिन उससे पहले जो ज़िंदगी होती है उसको कितना मुश्किल बना सकती हैं, डॉक्टर रंजन ने आपको एक हिंट दिया है. इसलिए आपको जो भी लक्षण होते हैं उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए. एक बार जाकर अपना चेकअप कराइए ताकि समय रहते आपकी समस्या को पकड़ा जा सके और समय रहते वो ख़राब होने से पहले उसे ट्रीट भी किया जा सके. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. जो भी आपके सवाल हों आप कॉमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनके जवाब आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे. फिलहाल नमस्कार.